सर्वोपरि है और उसको हम लोग एक रिस्पेक्ट या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रेस्टिज के साथ भी उसको जोड़ते हैं। यशपाल जी, माइक लीजिए सबसे पहले। और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा से निकल करके मुंबई तक का जो सफ़र है, अगर उसको मैं आपके नज़रिए से देखना चाहूँ या समझना चाहूँ तो आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन बड़ी मज़ेदार है बस। क्योंकि इस सफ़र का जो आनंद है वो ऐसे ही लोग ले सकते हैं जो किसी गांव से या छोटी जगह से निकल के गए हों। अमिताभ बच्चन का बेटा या किसी स्टार का बेटा उस आनंद को महसूस नहीं कर पाएगा। वो स्ट्रगल नहीं, एक मज़ेदार सफ़र की बात कर सकते हैं। स्ट्रगल तो अगर दुखदाई स्ट्रगल नहीं है। आज मुझे वो ज़िंदगी जो है स्ट्रगल की, जो मुझे गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा पीरियड वही था जो अभाव की ज़िंदगी थी। आप बड़े बड़े लोग देख लीजिए, प्रकाश झा को देख लीजिए, मधुर भंडारकर को देख लीजिए। जब वो गरीब थे मतलब जब उनकी पहली फिल्म थी लो बजट की, वो सबसे अच्छी रही है। आप देख लेना बेशक। जैसे जैसे पैसा और स्टार आए, फिल्मों का स्तर गिरता चला गया। तो इसीलिए वो जो ज़िंदगी है उससे बढ़िया कोई ज़िंदगी है ही नहीं। बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक तरीके से आपने बताया कि वो जो स्ट्रगल की एक लाइफ है या वो एक जो ज़िंदगी है, वही एक कलाकार की जो ज़िंदगी है सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग हरियाणा के अगर यहाँ के लोकल जो कल्चर है या उसकी जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने के विषय में देखें तो आप उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ बॉलीवुड है, एक तरफ हम लोग आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उसमें हरियाणा के कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, पर्दे पर उसको कैसे दिखाया जा सकता है, जो बेहतरीन चीज़ें हैं हमारे प्रदेश की संस्कृति की, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके विषय में आप क्या बता सकते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी डॉक्टरी का हो, वकालत का हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आपके अंदर आग नहीं है ना, पैशन नहीं है। आज एवरेज का ज़माना नहीं है। आज एवरेज का ज़माना नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप मतलब अगर वाकई में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष करना पड़ेगा। और तारे ज़मीन पर फिल्म भी कहती है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। और वैसे भी हर बंदा यूनिक होता ही है। आप जैसा दुनिया के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपका जो अंगूठे का निशान है आधार कार्ड पे, वो दुनिया में किसी और का नहीं है। तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारी खासियत हैं, खूबियां हैं। तो ये हरियाणा के अंदर खासकर जब मैंने शुरुआत की थी फिल्मों की, उस वक्त बहुत बड़ा एक बंजर जमीन थी। 2016 की बात कर रहा हूं मैं। यहीं पंचकुला में मैंने अनाउंस किया था कि मैं दादा लक्ष्मी फिल्म बनाऊंगा खट्टर साहब के सामने। और उसके बाद मतलब जो झेला मैंने, अरे क्या मुगले आजम बना रहा है कि 11 साल में बनी थी जो। तो मतलब अब सबको यहाँ क्या मैगी की आदत है, रील देखने की आदत है, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। मैं आज मतलब गर्व के साथ कह सकता हूँ आप सबके सामने और मीडिया के सामने छाती ठोक करके कि स्टेज ऐप पे आज ये फिल्म चल रही है और इसका कंप्लीशन रेट 97.5 है। मतलब जितने लोग देखते हैं उसमें से 97.5% लोग शुरू से आखिर तक 2.5 घंटे लगातार देखते हैं। आप सोचिए, आजकल रील के ज़माने में अगर हम ये अचीव कर लेते हैं 2.5 घंटे की फिल्म, और उसके देखने के बाद भी बोलते हैं अरे यार खत्म हो गई क्योंकि पार्ट 2 आया नहीं अभी। जी। तो ये एक हरियाणा में बहुत एक जल्दबाजी, शॉर्टकट और जुगाड़ करके फटाफट, ये मेरे चाचे का छोरा इसने ले लो, ये जो चीज़ें जब तक खत्म नहीं होंगी ना, तो अच्छा काम कला के क्षेत्र में नहीं हो सकता। इनसे उबरना ही पड़ेगा और कुछ आजा अलग रास्ता, मतलब सनकी वाला, पागलपन वाला, वो निकालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर हम ना तो जयदीप पहलावत बन पाएंगे और ना रणदीप हुड्डा बन पाएंगे। हम कुछ ढंग का काम जो अलग दुनिया से लगे वैसा कर ही नहीं पाएंगे नहीं तो। लेकिन यशपाल जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आजकल चूँकि आपने भी कहा कि एक तो मैगी वाला ज़माना है, 2 मिनट की या 2 सेकंड की लोग रील्स या इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कमर्शियल सिनेमा के दौर में इस तरह से एक आर्ट मूवी को बनाना, ये इंस्पिरेशन या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे बिल्टअप हुई आपके अंदर और आपने कैसे सोचा कि नहीं मुझे ये करना है? देखो, ये ज़माना था जब सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और गोपाल अडूर कृष्ण, ये जब डायरेक्टर थे, मृणाल सेन, तब था वो आर्ट सिनेमा और दूसरा कमर्शियल सिनेमा। आज इसकी दूरी खत्म हो चुकी है।
आज कौन सी फिल्म हिट हो जाए कुछ पता नहीं। बाकी अगर एनिमल या पुष्पा आती है तो बात अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर तो बहुत सारे तरीके हैं आपको हिट करवाने के। मतलब मैं नहीं मानता कि उस तरीके से हिट होना कोई बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी, एक बड़ा अच्छा एक किस्सा सुनाता हूं मैं। बीवी कारंथ एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट थिएटर डायरेक्टर रहे हैं कर्नाटक में, एनएसडी के भी डायरेक्टर रहे हैं। उनसे उनकी क्लास चल रही थी तो भोपाल रंगमंडल भी उन्होंने शुरू किया था, तो उनकी क्लास चल रही थी। तो एक बंदा बड़ा दुखी था उनकी क्लास में जो थिएटर कर रहा था, तो उसने पूछा कि सर वो लड़का जो उस दिन आया नहीं था, बोला कि वो लड़का अभी 3 महीने से थिएटर कर रहा है और उसने एक सीरियल किया और वो अखबारों में भी आ रहा है, लोग उसके ऑटोग्राफ लेते हैं, ये है वो है। तो और मेरे को 7 साल हो गए आपके साथ काम करते हुए, मेरा तो आज तक किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा एक्टर था। तो बीवी कारंथ ने बोर्ड के ऊपर लिखा प्रसिद्धि। बोला बेटा अगर ये चाहिए तो अभी चौक पे जाओ, कपड़े उतार दो, मिल जाएगी। फिर प्र काट दिया, सिद्धि। अगर ये चाहिए तो पेशेंस रखो, अच्छा काम करो, कभी ना कभी जरूर मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है हमको। अगर प्रसिद्धि पानी है तो हम कोई कंट्रोवर्शियल चीज कर दें या सेंसेशनल कुछ कर दें, ये प्रसिद्धि है। लेकिन अगर सिद्धि चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो, जो एक चैनल भी हो बेशक। अभी देखिए आपके चैनल देखिए ना, कैसी कैसी चीजें करवा रहे हैं। कोई चैनल ऐसे करवाता है क्या? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम करवा रहे थे। तो ये खूबसूरती है कि क्वालिटी वर्क होना चाहिए। क्वांटिटी तो बहुत है, क्वांटिटी करके क्या करोगे? मैंने कई फिल्में, बच्चन पांडे जैसे कई फिल्में बना करी हैं मैंने, दीवार जैसी फिल्में बना करी कि पूरी फिल्म में हो। मैंने कहा नहीं, कितने सीन है, कितनी अहमियत है मेरे रोल की, वो बताओ। ठीक है। अभी भी मैं वेलकम 3 कर रहा हूं जी, वेलकम 3 कर रहा हूं, कबीर खान की फिल्म कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। मैं अपना रोल देखता हूं कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे उससे मतलब नहीं कि मैं पूरी फिल्म में दिखूं और पता नहीं दिख रहा हूं या पीछे कहां खड़ा हूं, किसी के पीछे खड़ा हूं, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरी कितनी अहमियत है रोल की, बस उतना बता दो और मैं वो करता हूं। फिर पढ़ के स्क्रिप्ट। ठीक है। आपने कहा चूंकि आप रोल देखते हैं कि उसकी अहमियत क्या है, तो एक कोई कैरेक्टर तो आपका वो ऐसा होगा अभी तक जितना भी आपने काम किया है जो बहुत करीब हो आपके, और क्यों? देखिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम जिसमें मुझे 6 साल लगे, दादा लक्ष्मी है। और दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म जो कि बड़े बड़े डायरेक्टर, चाहे वो आशुतोष गवारीकर हों, आमिर खान हो, या कितने भी लोगों ने, जिन्होंने भी देखी, उन्होंने नतमस्तक हुए हैं वो। और उन्होंने ये पूछा एक्टर कहाँ से लेकर आया? मेरे बॉलीवुड का कोई नहीं है, और इनमें से 95% एक्टर पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं। मैंने ढूंढ के गाँव से निकाला है, पूरे हरियाणा में ऑडिशन किए हैं और ढूंढ के निकाला है। और कोई 5 करोड़ दे रहा था, मेरे बेटे को ले लो मेन रोल में, मैं खर्चा करता हूं पूरी फिल्म का। मैंने कहा नहीं, वो सारी चीज़ों को पार किया है तब ये एक्टर मिले हैं। किसी ने बोला, प्रोड्यूसर ने भी बोला कि आप, मेरा खुद का बेटा है, उसको ले लो मेन रोल में, छोटे बच्चे के रोल में। मैंने कहा नहीं, वो हरियाणा में पैदा नहीं हुआ है, वो देसी नहीं है वो। तो इस तरीके की चीज़ें क्रॉस करके फिर जाके ऐसी फिल्म बनती है, नहीं तो फिर एक मिसाल नहीं बन पाती। आज ये फिल्म मिसाल है। आप देख लीजिएगा, ये मेरा दावा है, आज से 10-20 साल बाद भी अगर आप बात करेंगे तो चंद्रावल, फिर उसके बाद ये, फिर सांझी लाडो, फिर उसके बाद ये जो दादा लक्ष्मी से पहले का युग सिनेमा का और बाद का युग, ऐसे बात की जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। अच्छा यशपाल जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि अभी जिस तरह का दौर हम लोग देख रहे हैं कि जो चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, जो मूवी बनाना है वो अब ज़्यादा टफ हो गया है, ज़्यादा अब आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, या एज कम्पेयर टू अगर हम लोग पहले जाएं तो अब थोड़ा इजी है लोगों के लिए? कैसे इसको आप देखते हैं? ये तो अपना अपना नज़रिया है। किसी को 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिख रहा है, तो अपनी तरफ से देख रहे हैं ना हम। तो अच्छा सिनेमा, मैं इतना जानता हूँ, अच्छा सिनेमा पैसों से नहीं, पैशन से बनता है। ये तो आप लिखवा लीजिए, क्योंकि पैशन जब तक नहीं होगा ना, वो जो आग नहीं होगी, वो जो एक जुनून नहीं होगा, वो जो एक कुछ अलग करने की इच्छा नहीं होगी, सिर्फ करने के लिए करना नहीं, अलग नहीं, वाकई में अगर लगना चाहिए कि हाँ, कलेजे से निकलना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं कि साउथ इंडिया की फिल्म देख लो, एक इंग्लिश फिल्म का वो सीन अच्छा था, उसको उठा लो, ये नहीं, कॉपी नहीं।
अगर आपके अंदर से, क्योंकि मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर मेरे बचपन की चीज़ें बहुत डाली हैं, जो मेरे बचपन में हुई, खेल गेम, चाहे कोक लाखी पाखी जिम्मे रात आई जे जेड़ा के पीछे देखे वगैरह, इस तरीके के कोई वो बाइस्कोप देखना, वो सब ये चीज़ें बहुत आपको अंदर से आपको लगता है हाँ यस दिस इज़ माई फिल्म, आवर फिल्म, मतलब ये हमारे मिट्टी की फिल्म है। तो सारे आज से 125 साल पुराने बर्तन, 125 साल पुरानी सड़कें, कोई कच्ची सड़कें, कच्चे मकान, उस तरीके का एक माहौल तैयार करवाना, वो भी ढूंढ करके आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन करना था, जिद थी, कर ली। इतना समय क्यों लगा जब इतना रिच कल्चर है, इतने अच्छे कंटेंट है हमारे पास, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट हम लोग के पास है जिसके ऊपर हम इतना बढ़िया सिनेमा बना सकते हैं, तो ये कितना लंबा वक्त क्यों लगा दादा लक्ष्मी जैसी मूवी को बनाने में या यहाँ तक आने में? देखिए, हमारे एक मित्र थे, उनकी डेथ हो गई है, बड़े अच्छे राइटर थे और एक्टर भी थे, हेमंत मिश्रा, जो एनएसडी पास आउट थे। तो वो एक दिन बोले, मैं लगान फिल्म करके आया था, लगान का ख़त्म करके, तो काफ़ी चर्चित थी, ऑस्कर में भी गई थी। तो बोला, यार यशपाल, तुम इतने फेमस हो गए हो, इतने सारे तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को, मैं राइटर हूँ, अच्छे सब्जेक्ट हैं मेरे पास, तो मुझे कुछ काम दिलवाओ। तो मैंने बोला कि आप बताइए क्या सब्जेक्ट है। मैंने सोचा चलो खाली बैठे हैं, पूछ लेता हूँ। तो बोला क्या चाहिए? बोला क्या चाहिए मतलब क्या है? बोला लव स्टोरी भी है और डरावनी फिल्म भी है वो, और हर तरह की फिल्म है। मैंने कहा अच्छा तो लव स्टोरी सुना दो। बोला लड़की अमीर है, गाड़ी पे है, लड़का गरीब है, साइकिल पे, दोनों की टक्कर होती है, अब खेल लो, कितना खेलोगे? अब अगर इस तरीके से स्टोरी उठानी होती कोई आसान, या मैंने कहा चलो डरावनी सुना दो, कोई हॉरर। तो बोला 5 दोस्त हैं जिसमें 2 लड़कियां 3 लड़के हैं, एक गाड़ी पे गए हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, वहीं एक महल है, अब खेल लो, कितना खेलोगे? मतलब हमारे दिमाग में जो पुराने जो ढर्रे हैं ना, उस ढर्रे पर चलने की ऐसी आदत पड़ गई है, हमको कुछ और अलग दिखता ही नहीं है। और जबकि हम अपने अंदर झांकेंगे अंतरात्मा में तो बहुत कुछ अलग है। हमको वो थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है जिंदगी में। तो अगर मेरे को भी अगर लव स्टोरी बनानी होती, कोई आसान तरीका अपनाता, मैं 3 महीने के अंदर फिल्म खड़ी कर देता, और बड़ा आसान था और हिट भी हो जाती, मतलब लेकिन वो कल्ट नहीं बन पाती। फिर वो कल्ट नहीं बन पाती कि आज के 50 साल बाद भी याद रखी जाए, उसके गाने और उसकी चीज़ें, उसकी मतलब उस तरीके का विजुअल, उस तरीके की एक्टिंग, उस तरीके की डायरेक्शन, उस तरीके का सिनेमा जो अभी बना है और अभी पार्ट 2 जो बनेगा, वो फिर वो कल्ट नहीं हो पाता। नहीं, आप जिस कल्ट की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है शायद इसीलिए इतना मेरे प्यार को मिल रहा है। हाँ। और आपकी जो मेहनत है, आपने जो रिसर्च किए या जो एफर्ट डाले, वो दिख रहा है, लोगों का प्यार है उसमें। अच्छा, अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ज़्यादा मौका मिल रहा है जो हमारे कलाकार हैं या जिनको नहीं मिल पाता था, सिर्फ डोमिनेंस था बॉलीवुड का, या अगर आप अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का, OTT के आने के बाद कुछ बदला है क्या इंडस्ट्री के अंदर? बदला क्या, क्रांति आई है, बहुत बड़ी क्रांति आई है OTT से। बहुत सारे टैलेंट जो बेचारे अपने नहीं जा पाते थे बॉम्बे या नहीं दिखा पाते थे अपने आप को, अब वो उनको सामने आए हैं, और कितने कमाल कमाल के एक्टर आ रहे हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, शायद ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आप देखिए उनको मौका मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है OTT की, जो वल्गैरिटी आई है, जो गालियाँ, बेमतलब की गालियाँ, ठीक है, बेमतलब की गालियाँ ठूंसी हुई कि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए गालियाँ ठूंसना, सेक्स ठूंसना और डबल मीनिंग के डायलॉग ठूंसना, वायलेंस ठूंसना। जब ठूंसना शब्द मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने ठूंसा है। तो वो जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है OTT के अंदर। इसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूं। लगता है OTT पर एक सेंसरशिप होनी चाहिए कम से कम? भाई देखिए, मैं सेंसरशिप के नाम से घबराता इसलिए भी हूं क्योंकि सेंसरशिप कई बार अच्छी क्रिएटिव चीज़ों को भी सेंसर कर देती है। मैं हैरान हूँ, एनिमल फिल्म सेंसर हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें छोटी छोटी ऐसी बातें थी जो सेंसर ने आने ही नहीं दिया आगे, जो कि बहुत ईजी थी, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन एनिमल की इतनी सारी चीज़ों को सेंसरशिप ने रोका ही नहीं, या उसको क्या कारण है मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो ये जो सेंसरशिप की जो क्राइटेरिया है ना, वो बदलना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल से OTT में भी एक लगाम होना बहुत ज़रूरी है। यशपाल जी, क्योंकि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के लिए अभी आपने बताया अभी वो दादा लक्ष्मी का, जो कि हम लोग बहुत देर से जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन आपके कैरेक्टर्स को जब हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर यूपी बिहार के जो कैरेक्टर्स हैं उसको आप पकड़ते हैं, और बहुत
अच्छे तरीके से आपने उन कैरेक्टर्स को पर्दे के ऊपर निभाया भी है, लोग उसके साथ कनेक्ट बड़ा करते हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? नहीं देखिए, मैं ऐसी गली में पला हूँ जो चपड़ासियों की लाइन थी, वहाँ पर 20 मकान थे। हिमाचल के लोग भी थे, बिहार के भी थे, राजस्थान के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, नेपाल के भी थे, और बहुत सारे लोग, इतने इतने सारे भाषाओं के लोग थे। तो मेरी बचपन से ही ट्रेनिंग चल रही थी, तो इसलिए मुझे कहीं सुई से काम चल जाता है, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार भाषा के लिए या उसके लिए। लोग कहते हैं ना कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने जैसे पंजाबी भी फिल्में की हैं कुछ, अभी एक और कर रहा हूँ 20 तारीख से। पंजाबी फिल्मों में पंजाबी, क्योंकि मेरे परिवार में पंजाबी बोलते थे। राजस्थान की फिल्म के मुंबई से आए मेरा दोस्त जैसी फिल्म, या फिर अवधी फिल्म भी की है मैंने। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोकल भाषाओं में करने वाला उड़िया फिल्म भी की है, बंगाली भी की है, आसामी भी की है, गुजराती भी की है, तेलुगु भी की है, तमिल भी की है, भोजपुरी भी की है, पंजाबी भी की है, हरियाणवी भी की है, डोगरी भी की है। तो मैंने सारे तरह की, मेरे ख्याल और भी रह गई 3-4, वो सब तरह की फिल्में मैं कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस है बचपन से, जो लोगों के साथ रहा हूं, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं आती बिहारी में या उसमें। लेकिन मेरी जो फेवरेट फिल्म है एज एन एक्टर, वो अब तक 56 है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपके जो कैरेक्टर है ना उसमें, चूंकि हम लोग भी जब देखते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते हमेशा कुछ ना कुछ एक नया करने की हमेशा कलाकार के अंदर एक भूख रहती है। कुछ चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं अभी ये मुझे करना है, या ये है मेरे टारगेट पर? नहीं, मुझे हरियाणा बैकग्राउंड पे कुछ फिल्में करनी हैं, जो कि मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, रेडी हैं। उस पे मुझे काम करना है, जो कि पूरे विश्व में, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हरियाणा नहीं होता है। मेरा मकसद होता है, आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ आप सबके बीच की, दादा लक्ष्मी फिल्म ने 71 देशों में अवार्ड जीते हैं। 71। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कांस में दिखाई जा चुकी है, और नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति से, महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुझे मिल चुका है। तो ये इस फिल्म ने इतना कुछ कमाया है, और बहुत राज्यों में, उड़ीसा तक में, भुवनेश्वर में, भोपाल में, हर जगह पे जहाँ भी रीजनल फिल्मों का कुछ होता है, उन्होंने पूरे इंडिया से रीजनल फिल्मों के डायरेक्टर बुलवाए, फिल्म मेकर्स बुलाए, उनके शो करवाए, और दादा लक्ष्मी फिल्म का स्पेशल शो रखवाया, और मेरे साथ उन सब की डिस्कशन करवाई कि दादा लक्ष्मी का प्रोसेस बताइए, कैसे बनाइए। एक बंदे ने तमिल में एक लेख छपा था, वो भेजा मुझे। तो मैंने कहा ये क्या है भाई, मुझे तमिल नहीं आती है। बोला नहीं नहीं, इसमें ये लिखा है, मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु से, मद्रास से था मेरा दोस्त। वो बोला कि इसमें ये लिखा है कि अगर कम पैसों में फिल्म बनानी हो और कम पैसों में पब्लिसिटी करनी हो, तो दादा लक्ष्मी फिल्म की टीम से सीखो। क्या बात। अब बताइए, तमिलनाडु में ये छप रहा है और मुझे नहीं मालूम था, किसी ने भेजा मुझे। तो इसके चर्चे ऐसे दूर दूर तक ऐसे फैले हुए हैं। और अब OTT पे आने के बाद तो मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स है। मैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, हर जगह से, दुनिया में कई जगहों से, और इंडिया से भी अलग अलग जगहों से। बॉम्बे में बहुत लोग देख चुके हैं, बहुत लोगों को पता है, क्योंकि जितना भी मेरा सर्कल है सबको मालूम है ये बात, और बहुत लोगों को पता है। तो हरियाणा का सिनेमा इस वक्त दुनिया जानती है कि हरियाणा में सिनेमा बन रहा है। अच्छा आयुष, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं जी। यशपाल शर्मा जी ने, जिस तरह से हरियाणवी और हरियाणवी कल्चर के लिए यूँ कहिए कि एक बहुत बड़ा कार्य किया, एक महान कार्य किया है। और वो फिल्म देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला। उसमें ऐसे ही लगा कि ये ख़त्म कैसे हो गई, अभी कैसे ख़त्म हो गई। 2.5 घंटे की फिल्म थी। लेकिन यशपाल जी, एक बात तो देखिए ना, जो चिंतन का सबब है, इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी प्लॉट को लेके दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पैसा, सब कुछ कमाती हैं, शोहरत कमाती हैं, लेकिन हम हरियाणवी होकर, हरियाणा के होकर उस स्थिति में कहीं उस हरियाणवी कल्चर को उस लेवल पर ना तो सेल कर पाते हैं, ना बना पाते हैं। ये चिंता का विषय लगता है आपको? देखिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाया था और हमने 2.5-3 करोड़ रुपए लगाया है, और वो भी सिर्फ हरियाणा में रिलीज़ किया है या आसपास छोटा छोटा।
और उनके 5,000 से ऊपर 5,500 स्क्रीन लगते हैं और हमारे 12 स्क्रीन लगते हैं, तो कैसे कमाई करें बताइए। कोई आए, कोई चैनल आए, कोई मंत्री आए, कोई पॉलिटिक्स आए, कोई सब्सिडी आए जो दे कि यस तुम काम करो, पूरी दुनिया में इतना अच्छा काम किया है। सीएम साहब ने खुद सरेआम करनाल की महासभा में बोला था, किसान सभा में, कि किसी ने देखी दादा लक्ष्मी, कुछ हाथ उठे, किसी ने, अरे नहीं देखो, सब लोग जाके देखो और पार्ट 2 आएगा वो भी देखना, ये होती है फिल्म। उन्होंने खुद अनाउंस किया, क्योंकि आपने साथ में ही देखी थी शायद, आप 6 नवंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इतना कुछ हो चुका है तो फिर सब्सिडी कहाँ है? कहाँ है सब्सिडी? 4 साल पहले अनाउंस की थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 4 साल पहले अनाउंस की थी वो अब आज तक किसी को भी एक पैसा नहीं मिला है। ऐसी कौन सी सब्सिडी है भाई? क्यों? करना चाहिए। अगर आपको विश्वास जीतना है लाखों कलाकारों का, तो आपको ये काम करना चाहिए। बहुत इसमें ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। कला के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं डालना चाहिए, मेरा ये मानना है। कला के क्षेत्र को बिल्कुल पवित्र, पावन रहने दो। जो अच्छा काम करे उसको आगे बढ़ाओ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, लड़की हो, लड़का हो, जो अच्छा काम करे उसको आगे भेजो। बिल्कुल, उसको प्रमोट करना भी चाहिए। यशपाल जी, बस मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है, जो कि दादा लक्ष्मी का लगातार जिक्र हो रहा है, पार्ट 2 कब आ रहा है फिर? ये 6 साल लगे, 3 साल तो मान लो। तो अभी मतलब मेंटल लेवल पे, स्टोरी लेवल पे काम, तो उसमें रिसर्च ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जो फिल्म थी वो उसके स्ट्रगल की थी, बचपन की थी, यंग एज की थी। अब फिल्म आएगी उसके सांगों की, या उसकी फिलोसफी की, या उसके वो स्ट्रगल बाद की, तो वो उसमें थोड़ा रिसर्च ज़्यादा है। वो सारे सांग 22 सांग पढ़ूंगा, वो उसके बारे में उनसे संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे। फिर राजू मान जी हैं वो भी, और हम बैठ करके इस पर फिर वो स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सब मंथन करेंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द वो फिल्म हमारे बीच, उसका पार्ट 2 भी होगा और हम लोग उस सबको देखेंगे। बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आज कैपिटल डायलॉग में हम लोग लगातार सुबह से चर्चा कर रहे थे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सत्र, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की जो कला है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, यशपाल जी ने उस चीज़ को बताया। और कैपिटल डायलॉग में अलग अलग विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है, और अभी यहाँ पर जो सम्मान है वो भी यहाँ पर हम यशपाल जी का करवाना चाहेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अलग अलग विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे अहम ये रहा कि हर एक सेगमेंट में आपने देखा कि जो उसकी बड़ी शख्सियतें हैं उनके साथ हमने चर्चा विशेष तौर पर की है। तो बिल्कुल, अब हम यशपाल जी को एक टोकन ऑफ लव अपने इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से देते हैं। निश्चित तौर पर सुबह से ये दिन बेहद शानदार रहा और शाम ढलते ढलते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, क्योंकि कुछ सत्र ऐसे रहे जो अपने आप में बहुत ही सुंदर रहे, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रही जो हमने सीखी हैं आज इस अलग अलग सेशंस में। बड़ी जल्दी भूख लग गई के एकदम जैसे ही खत्म हुआ पड़ भाई, जैसे कोई नेता लंबा भाषण दे दे ना, तो सारे ने सोचा रहे यार कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा। जैसे अच्छा, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वीएम बेचैन जी की जो बात चल रही है, वीएम बेचैन जी बोली को, हरियाणवी बोली को भाषा बनाने के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक काम होगा अगर हो गया तो, और भगवान करे जल्दी सफल हो, और हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, बस ये बात। तो इसी के साथ इंडिया न्यूज़ के कैपिटल डायलॉग कार्यक्रम में इतना ही। इंडिया न्यूज़ आपको आपके सरोकार की खबरें लगातार दिखाता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और फिर एक बार फिर राजधानी में हमारी मुलाकात होगी, और न जाने अब किस शहर में होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके मुद्दों को, उन सरोकारों को लगातार उठाते रहेंगे जो जनहित में ज़रूरी हैं। इसके लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।